ये कहानी है एक ऐसे स्नो क्रिएचर की जिसकी दर्द भरी दास्तां आपकी आंखें नम कर सकती है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत एक बर्फीले इलाके में कुछ साइंटिस्टों को दिखाते हुए की जाती है जो रिसर्च के लिए यहाँ पर आए होते हैं। वो लोग अपनी वैन लेकर एक माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं। तभी उन लोगों की लीडर को वहाँ की ग्रेविटी ठीक नहीं लगती और वो लोग इस बात को अपने हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करते हैं। इसी दौरान उनकी वैन बंद हो जाती है और उन्हें ज़मीन पर कुछ हलचल होती हुई नजर आती है। तभी उन्हें बर्फ में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता हुआ नजर आता है जो सीधा उनकी वैन पर आकर गिरता है, जिससे उनकी वैन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उन्हें बर्फ में से बड़े बड़े सींग दिखाई देते हैं। असल में वो सींग स्नो मॉन्स्टर के होते हैं जो वहाँ पर लेटा हुआ था और ये सभी लोग उसके ऊपर वैन चला रहे थे। इसी वजह से उनकी लीडर को यहाँ की ग्रेविटी ठीक नहीं लग रही थी। अब स्नो मॉन्स्टर की उठने की वजह से उनकी वैन स्लिप हो जाती है और गहरी खाई में गिर जाती है, जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ा स्नो मॉन्स्टर दिखाई देता है। यहीं से सीन कट होता हमें अगले सीन में एक लैब को दिखाया जाता है जहां उन बर्फ में फंसे हुए साइंटिस्ट के लीडर प्रोफेसर लिन को देखते हैं, जिन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब उनकी टीम खतरे में है और उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। इसलिए प्रोफेसर लिन मदद के लिए फे के पास चले जाता है जो चिन का पुराना फ्रेंड होता है, लेकिन अब वो किसी वजह से चिन से नाराज़ होता है, इसलिए वो उससे नहीं मिलना चाहता और वो प्रोफेसर लिन को साफ मना कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि चिन की जान खतरे में है तो मदद के लिए मान जाता है। अब ये लोग एक टीम बनाकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ चिन की वैन की लास्ट लोकेशन मिली थी। अब ये लोग बहुत ही पुराने टेम्पल के पास आते हैं। अब असल में फे एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसे ये जगह बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि यहाँ पर उसके कोई भी टूल काम नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि फे अपने बैग से एक मैप निकालता है और देखता है कि वहाँ के सारे पिलर मिलकर एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तभी फे को उन पिलर में एक स्विच मिलता है जिसे वो दबा देता है और देखते ही देखते जमीन से कुछ और पिलर्स निकलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा होल हो जाता है और वो सारे उस होल के अंदर गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से उनका कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन उनका हेडक्वार्टर से कनेक्शन टूट जाता है जहां जमीन के नीचे उन्हें कुछ इंसानी ढांचे नजर आते हैं। फे के अकॉर्डिंग वो हजारों साल पुराने हैं। उन्हें देखने के बाद वो बताता है कि ये किसी राजा की फौज की आर्मी के हैं जो हजारों साल पहले मर चुके थे। उनके सर के पीछे एक बहुत बड़ा निशान होता है जो फे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच ही रहा होता है कि ऐसा क्यों है और वो गुफा के आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनका एक साथी जमीन में गिर जाता है और देखते ही देखते उसके सर के पीछे भी वैसे ही नजर आता है। तभी उनके ऊपर कुछ चमगादड़ हमला कर देते हैं। वो सभी उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन सभी की गोलियां खत्म हो जाती है और वो वापस से अपनी गन में गोलियां डाल रहे होते हैं। तभी फे देखता है कि एक आदमी अभी भी फायरिंग कर रहा होता है। वो सारे परिंदे उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये परिंदे देख नहीं सकते बल्कि आवाज़ सुनकर हमला करते हैं। जिसके बाद फे सभी सोल्जर को चुप रहने का इशारा करता है और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फे के एक दोस्त में फ़ोन रिंग बजती है, जिससे उन परिंदों को पता चल जाता है और वो दोबारा से उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो सभी बाहर की तरफ भागने लगते हैं। फिर हम फे को देखते हैं जो एक बम निकालता है और उस गुफा में रखकर बाहर की तरफ छलांग लगा देता है। गुफा से बाहर निकलते ही प्रोफेसर लिन अपने कंपास को चेक करते हैं, जिससे उन्हें वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड ठीक नहीं लगती। तभी उन्हें बर्फ में गाड़ी की हेडलाइट मिलती है, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि चीन की वैन यहीं पर गिरी होगी। तभी टीम के एक दूसरे मेंबर को बर्फ में एक कैमरा मिलता है। जब वो उस कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है और कंफर्म हो जाता है कि चीन की वैन यहीं पर गिरी थी। इसका मतलब साफ है कि चीन अभी भी जिंदा है। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनके तरफ कोई चीज़ आती हुई नजर आती है। जैसे ही वो देखते हैं तो बर्फ से एक बहुत बड़ी शार्क बाहर आती है और एक ही हमले में पूरे इंसान को निगल लेती है। ये सभी लोग उस शार्क को शूट करने लगते हैं, लेकिन बर्फ में होने की वजह से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार फिर से उन्हें खाने के लिए बर्फ से निकलकर हवा में आती है, लेकिन तभी उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर स्नो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर आ जाता है जो उस सार को पकड़कर खाने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो टीम मेंबर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसी घबराहट के चक्कर में एक सोल्जर के हाथों गोली चल जाती है और वो जाकर सीधे मॉन्स्टर के सींग पर लगती है, जिससे उसका एक सींग टूट जाता है और अब उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों हाथों से पहाड़ पर मारता है, जिसकी वजह से वो सब दूर जाकर गिर जाते हैं। अब वो सारे टीम मेंबर मिलकर स्नो मॉन्स्टर पर फायरिंग करते हैं। अभी हम एक सोल्जर को देखते हैं जो उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट मारता है, जो उसे लगने की बजाय एक पहाड़ में जाकर लग जाता है, जिससे पहाड़ पर जमी हुई बर्फ तूफान के रूप में उनके सामने आती है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। इसी भगदड़ के दौरान फे का एक दोस्त नीचे गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए फे और एक सोल्जर वापस आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वो तीनों बर्फ के नीचे आ जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो लोग जंगली कबीले के कैद में होते हैं, जहाँ पर वो जंगली कबीला उनके मुताबिक वहाँ पर एक रस्म कर रहा होता है। फे को ये सब कुछ अजीब लगता है और वो अपने हाथों की रस्सी काट कर कबीले के सरदार की गर्दन में चाकू रख देता है। तभी हम उन लोगों के पीछे से एक लड़की को आते हुए देखते हैं जिसका नाम किया होता है। वो फे पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। यहाँ पर वो लड़की फे को हरा देती है, क्योंकि फे को ज़्यादा फाइट करना नहीं आता था। जब किया फे को मारने वाली होती है तभी चिन उसे आकर रोक देती है, जिससे हमें पता चलता है कि चिन को इसी कबीले ने बचाया था। फे चिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। चिन फे को बताती है कि कबीले के लोग बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। ये लोग ये रस्म इसलिए कर रहे थे ताकि तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओ। चिन आगे बताती है कि उस हादसे में उसके सारे टीम मेंबर्स मर गए हैं, जिसका कसूर वो खुद को मानती है, जिसमें फे उससे कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दूसरी तरफ हम उन्हीं टीम मेंबर्स को देखते हैं जो उस बर्फीले तूफान से बच गए होते हैं। तभी उनके तरफ वो स्नो मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है और सभी सोल्जर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो स्नो मॉन्स्टर उनका कुछ भी बिगाड़े बिना वहां से चले जाता है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन प्रोफेसर लिन सोल्जर के कैप्टन से कहता है कि मुझे बरसों से पता था कि यहाँ पर स्नो मॉन्स्टर रहता है और मैं यहाँ पर उसी के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं उसे कर इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, जिससे सारी ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। कुछ रुपयों के लालच में सोल्जर का कैप्टन भी उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम कबीले के लोगों को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर की पूजा करते हैं। वो सभी लोग मिलकर मंत्र पढ़ते हैं ताकि वो स्नो मॉन्स्टर को बुला सके। इधर हम कबीले के सरदार की वाइफ को देखते हैं, जिसके पास टैलेंट होता है कि वो मॉन्स्टर से बात कर सकती है। इसी दौरान वहाँ पर स्नो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर फे का दोस्त गिर जाता है। उसके गिरने पर सभी कबीले के लोग हंसने लगते हैं, साथ ही वो स्नो मॉन्स्टर भी हंसने लगता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर लिन के सारे सोल्जर आ जाते हैं और वो बिना चेतावनी दिए उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हम कबीले के लोगों को देखते हैं जो सभी का मुकाबला करते हैं, लेकिन सोल्जर्स के पास काफ़ी मॉडर्न वेपन्स होते हैं। इसी वजह से वो कबीले के लोगों को एक एक करके मार देते हैं। वहीं पर किया उन सोल्जर का मुकाबला करती है, जिससे दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। मुकाबला इक्वल होता है, इसलिए दोनों में कोई भी हार नहीं मानता। इधर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो स्नो मॉन्स्टर पर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे स्नो मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ एक ज़मीन पर मारता है, जिससे वहाँ के सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। इधर हम प्रोफेसर लिन को देखते हैं जो उस स्नो मॉन्स्टर के ऊपर एक जहरीली गैस छोड़ता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बेहोश होकर उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। इधर हम प्रोफेसर लिन के सोल्जर्स को देखते हैं जो कबीले के लोगों को होस्टेज बना लेते हैं, जिस पर चिन प्रोफेसर लिन से पूछती है कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर लिन बताता है कि ये मॉन्स्टर कुदरत का एक चमत्कार है, उसे पकड़कर हम अपनी टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस कर सकते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर लिन कबीले के सरदार पर गन तान कर उसकी वाइफ को मंत्र पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो मॉन्स्टर वापस से यहाँ आ जाए, लेकिन सरदार की वाइफ मंत्र पढ़ने से इनकार कर देती है, जिस पर प्रोफेसर लिन उसके हस्बैंड को गोली मार देता है, जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जिससे उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर लिन सभी को पकड़कर पहाड़ी के नीचे ले आता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर बेहोश होकर गिरा था, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर वहीं खूंखार शार्क हमला कर देती है,
जिस पर लिन के सोल्जर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन शार्क पर उनका कोई भी असर नहीं होता और वो शार्क इनके ऊपर हावी हो जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर लिन अपनी वेव गन से बर्फ पे शूट करता है, जिससे बर्फ में काफ़ी जगह खून नज़र आता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सारी शार्क मर चुकी हैं। प्रोफेसर लिन अपनी कामयाबी से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो सरदार की वाइफ को कहता है कि तुम स्नो मॉन्स्टर को बुलाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटी को गोली मार दूंगा। जिसके बाद वो किया पर गन तान देता है, लेकिन किया हमेशा ही खतरों से खेला करती थी, इसलिए वो प्रोफेसर को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। जिस पर सोल्जर का कैप्टन उसकी तरफ गोली चलाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और वो गोली उसकी मॉम को लग जाती है। जैसे ही सरदार की वाइफ को वो गोली लगती है, स्नो मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है कि उसे गोली लग चुकी है, इसलिए वो वहाँ पर आ जाता है। इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सभी सोल्जर उसके ऊपर गोलियाँ चलाने लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर गोलियों का असर नहीं होता। तभी हम स्नो मॉन्स्टर को देखते हैं जो हर चीज़ को पाँव के नीचे दबाने लगता है। वहीं पर प्रोफेसर लिन भी उसके पाँव के नीचे आने वाला होता है, लेकिन जंप करके वो वहाँ से भाग जाता है। इधर हम स्नो मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपना हाथ जमीन में मारता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी वेव उठती है और सारे सोल्जर वहां से दूर जाकर गिरते हैं। इधर हम किया को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए कैप्टन पर हमला करती है और एक बार फिर से दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। इधर हम स्नो मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक सोल्जर को पकड़कर उसे खाने वाला होता है, तभी उसके ऊपर एक रॉकेट से हमला हो जाता है, लेकिन इस बार हमला प्रोफेसर लिन ने नहीं किया होता है, बल्कि फाइटर प्लेन ने किया था। इधर हम स्नो मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी समय का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर लिन अपनी वेव गन से फिर से स्नो मॉन्स्टर पर शूट करता है, लेकिन इस बार उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर प्रोफेसर लिन उस मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गन को दोबारा से रिलोड करता है। इधर हम चिन को देखते हैं जो पीछे से आकर प्रोफेसर लिन पर गन तान देती है और उससे कहती है कि अपना ये पागलपन बंद करो, लेकिन प्रोफेसर लिन उससे एक ही झटके में उससे गन छीन लेता है और दोबारा से उसके ऊपर गन तान देता है और धीरे धीरे चिन की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे चिन का पैर स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर फे आकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। इससे पहले वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिरते, उनका दोस्त आके उनकी हेल्प करता है और उन्हें दोबारा से पहाड़ी के ऊपर खींच लेता है। इधर हम फे को देखते हैं जो उन रॉकेट लॉन्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है जो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे थे। इधर हम किया और उस कैप्टन को देखते हैं जहां पर उनके बीच अभी भी फाइट चल रही होती है, जहां कैप्टन किया को मारने वाला होता है। तभी वहां पर फे का दोस्त आकर उस कैप्टन को जोर का धक्का देता है, जिसके बाद कैप्टन अपना सारा गुस्सा उसी के ऊपर उतारने लगता है। इधर हम किया को देखते हैं जिसको अब मौका मिल जाता है और अब वो दोनों मिलकर कैप्टन को मार देते हैं, जिसके बाद किया के पेरेंट्स का मौत का बदला भी पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ हम फे को देखते हैं जो रॉकेट लॉन्चर से एक प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस डिस्ट्रॉय हुए प्लेन का टुकड़ा प्रोफेसर लिन की तरफ बढ़ता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर जख्मी होने के बावजूद भी हार नहीं मानता और फिर से उस मॉन्स्टर पर शूट करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर जोर से अपना हाथ उसके ऊपर मारता है, जिससे प्रोफेसर लिन मर जाता है। जब स्नो मॉन्स्टर अपने दोस्तों को देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, लेकिन वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद चिन, फे और उसका दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और बाकी के बचे कबीले के लोगों से बातें करते हैं। वहाँ से जाते हुए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनकी वजह से कबीले के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उठाई थी और यहाँ तक किया कि मॉम डैड भी मारे गए थे। और इसी के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।